हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 6 हमारा इवोल्यूशन चल रहा है, यानी कि विकास हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने आपको लगभग 3 से 4 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है लैमार्कवाद और डार्विनवाद, यानी लैमार्किज्म और डार्विनिज्म। दोनों के दोनों टॉपिक को एक साथ आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा यहां पे हम कवर कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे लैमार्कवाद क्या है, यानी जो हमारा इवोल्यूशन है उस इवोल्यूशन के संदर्भ में लैमार्कवाद की क्या भूमिका है। इसके बाद हम देखेंगे डार्विनवाद देखेंगे, और डार्विनवाद की पूरी जो हमारा इवोल्यूशन है उसमें डार्विनवाद की यानी कि डार्विनिज्म की क्या भूमिका है, ये हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा यहां पे कवर कराएंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लैमार्कवाद की। तो लैमार्कवाद या लैमार्किज्म, देखिए लैमार्कवाद की यदि हम बात करते हैं तो लैमार्क प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इवोल्यूशन के बारे में विस्तार से बताया। तो आपको याद रखना है कि लैमार्क ही प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विकास को विस्तार पूर्वक समझाया, जिसे हम क्या कहते हैं, लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। मतलब जो लैमार्क का विकासवाद सिद्धांत है, तो लैमार्क ने जो अपना विकास का सिद्धांत दिया उसको हम कहते हैं लैमार्कवाद। चलिए, अब आपको यहां पे एक चीज लैमार्क से संबंधित सबसे पहली चीज तो यह याद रखना है कि आपका जो बायोलॉजी टर्म है यह भी सबसे पहले किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था 1802 ईस्वी के आसपास। तो लैमार्क ने सबसे पहले बायोलॉजी टर्म का यूज किया। इसके अलावा आपको लैमार्क को यहां पे जैव विकास की भूमिका में देखना है। तो सबसे पहले तो यह याद रखना है कि लैमार्क ही प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जैव विकास के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। देखिए, लैमार्क का जो भी सिद्धांत है उसको हम लैमार्कवाद या लैमार्किज्म के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत का जो उल्लेख किया है, मतलब जो भी इन्होंने सिद्धांत दिया, जो भी बातें बताई इवोल्यूशन के बारे में, विकास के बारे में, इन सब सिद्धांतों का उल्लेख उन्होंने अपनी एक पुस्तक में किया। और उनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। ये उनकी फेवरेट पुस्तक का नाम है, मतलब उनकी एक ही फेवरेट पुस्तक है जिसका नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यहां पे ये आपका थोड़ा रॉन्ग लिख गया है, इसको आपको सही बना लेना है। ये आपका क्या है, फिलोसफिक जूलॉजिक। क्या है, फिलोसफिक जूलॉजिक। तो फिलोसफिक जूलॉजिक नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं लैमार्क। तो लैमार्क की पुस्तक है फिलोसफिक जूलॉजिक। तो फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक में उन्होंने जो भी बातें बताई जैव विकास से संबंधित, उन सब बातों का, उन सब सिद्धांतों का उल्लेख किसमें किया, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में किया जिसका नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक। ठीक, तो इतना सबसे पहले आपको तैयार करना है। देखिए, जिसे ही हम लैमार्किज्म या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं, उन उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति होती है, इसका सिद्धांत दिया था किसने, लैमार्क ने सबसे पहले। तो लैमार्क से संबंधित आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। बायोलॉजी टर्म लैमार्क ने आपका दिया था। जैव विकास के संदर्भ में आपको याद रखना है कि लैमार्क ही सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विस्तार पूर्वक जैव विकास या इवोल्यूशन के बारे में बताया। इसके अलावा जितने भी सिद्धांत, जितने भी बातें उन्होंने बताई जैव विकास को लेकर या विकास या इवोल्यूशन को लेकर के, सभी बातों और सभी सिद्धांतों का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक पे किया जिसका नाम क्या था, फिलोसफिक जूलॉजिक। और लैमार्क का जो हमारा सिद्धांत है उसको हम लैमार्किज्म, लैमार्कवाद, या हम उसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एक चीज आपके एग्जाम में और यहां से पूछा जाता है लैमार्क से संबंधित, और कभी कभी यह पूछा जाता है कि अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग। अगर मान लीजिए कोई अंगों का मानव ज्यादा प्रयोग कर रहा है तो वो अंग कालांतर में ज्यादा विकसित हो जाते हैं। तो अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग, तो अंगों का प्रयोग व अनुप्रयोग का सिद्धांत किसने दिया, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग, अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग का सिद्धांत, अनुप्रयोग का सिद्धांत। तो अगर आपसे ऐसा पूछता है कि अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग का सिद्धांत किसने दिया, तो भी आपको याद रखना है किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है लैमार्कवाद से संबंधित, वो यही पूछा जाता है लैमार्क की पुस्तक का नाम क्या है, तो फिलोसफिक जूलॉजिक। इसके अलावा आपको याद रखना है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया, तो लैमार्क ने। कभी कभी ये पूछ देता है कि अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद रखना है किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। तो ये चीजें भी आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं लैमार्कवाद के मुख्य बिंदु, और ऐसे कौन कौन से बिंदु थे जो कि लैमार्क ने जैव विकास से संबंधित बताए। मतलब लैमार्क ने ऐसी क्या क्या बातें कही अपने सिद्धांत में।
सबसे पहली बात उन्होंने ये बताई कि सभी प्रकार के जीव, कोई भी पर्टिकुलर एनिमल है, कोई भी पर्टिकुलर जीव है, उसके अंदर स्वयं के द्वारा ही शरीर में वृद्धि करने की क्षमता शरीर में पाई जाती है। कहने का मतलब यह कि अगर पर्टिकुलर कोई भी एनिमल है, उस एनिमल के अंदर स्वयं के द्वारा शरीर की वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है। मतलब स्वयं सभी व्यक्ति के अंदर ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। यह बताया पहला बिंदु किसने? लेमार्क ने। तो सभी प्रकार के जीवों में आप देखेंगे, सभी प्रकार के जीवों में निरंतर स्वयं का एवं अपने शरीर में पाए जाने वाले सभी अंगों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब शरीर के जितने भी अंग हैं, उन अंगों को बढ़ाने की प्रवृत्ति यानी ग्रोथ करने की क्षमता हर व्यक्ति के अंदर स्वयं में पाई जाती है। यह पहली बात बताई किसने? लेमार्क ने। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि जीवों में आवश्यकताओं के अनुसार ही नए अंगों का विकास होता है। जैसे आप लोग कहावत भी पढ़ते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है, वैसे वैसे आप देखते हैं नए नए आविष्कार होते हैं। तो उसी प्रकार से लेमार्क ने बताया कि जैसे जैसे नए अंगों की आवश्यकता पड़ी, वैसे वैसे जैसे जैसे जीवों में आवश्यकताएं बढ़ी, वैसे वैसे शरीर के अंदर नए नए अंगों का निर्माण हुआ, नए नए अंगों का धीरे धीरे करके विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले आपको लेमार्क ने बताया कि जीवों में आवश्यकताओं के अनुसार ही नए अंगों का विकास होता है। तो जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे नए अंगों का विकास या नए अंगों का निर्माण जो है होने लगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये बताई, ये पॉइंट तो आपको डेफिनेट रूप से पता होना चाहिए। अब उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु बताया था वो यही था। लेमार्क ने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो यही था कि कोई भी अगर अंग है, उस अंग का अगर मानव लगातार यूज करता है, ज्यादा मात्रा में उपयोग करता है, तो वो अंग आगे चल के ज्यादा डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानव का देख लीजिए, जैसे हमारे हाथ हैं, इसका मानव ने कितना ज्यादा मात्रा में उपयोग किया कि आज ये कितने डेवलप है। इसका यूज हम कितने सारे कामों में करते हैं। तो लेमार्क ने ही सबसे पहले बताया कि मानव जिस अंग का ज्यादा मात्रा में उपयोग करेगा, निरंतर उपयोग करेगा, वो अंग ज्यादा मात्रा में विकसित होंगे। और जिन अंगों का उपयोग मानव नहीं करेगा या कि बहुत कम करेगा, वो अंग या तो निष्क्रिय हो जाते हैं या तो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं। तो ये तीसरी पॉइंट बताई लेमार्क ने अपने सिद्धांत में। और चौथा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जीवों के संपूर्ण जीवन काल में जो भी उपार्जित लक्षण होते हैं, उस जीव की आने वाली जो पीढ़ी होती है उसमें वंशानुगत हो जाते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने अपने पूरे जीवन काल में जितने भी लक्षण को अर्जित किया, मतलब हमारे अंदर जितने भी लक्षण हैं, अब हमारे पूरे के पूरे लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत रूप से ही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वंशानुगत रूप से? क्योंकि हमारे गुणसूत्रों के अंदर होता है जीन, और जीन ही तो लक्षण का निर्धारण करते हैं। तो हमारे अंदर के जीन जैसे होंगे, उसी के आधे जीन तो जाएंगे किसके? हमारे बच्चों के अंदर। तो कुल मिलाकर के आपने ये समझा कि गुणसूत्रों के द्वारा क्या होता है, अनुवांशिकता के वाहक होते हैं, क्योंकि गुणसूत्र अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, और उन्हीं गुणसूत्रों के अंदर उपस्थित होते हैं जीन। तो जो जीन मानव के अंदर उपस्थित होंगे, वही जीन जाएंगे उनके फिर संतानों में। तो कुल मिलाकर के आपको यह समझ में आया कि जितने भी लक्षण हम अपने जीवन काल में अर्जित करेंगे, वही लक्षण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं वंशानुगत रूप से। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही लक्षण जो है ट्रांसफर होते जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कुछ नए लक्षण नहीं आएंगे, कुछ नए लक्षण भी आते हैं, क्योंकि जनन के कारण हमको पता है कि विभिन्नता होती है, और विभिन्नताओं से ही तो क्या होता है, विकास होता है। तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो चौथा पॉइंट आपने क्या देखा कि जीवों के संपूर्ण जीवन काल में जो भी अर्जित किए गए लक्षण हैं, ये सभी के सभी लक्षण उस जीव की आने वाली पीढ़ी में वंशानुगत रूप से होते रहते हैं। तो चलिए इसका भी आप जल्दी से लेमार्कवाद की जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसके बाद यहां पे आपको देखना है, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है डार्विनवाद। डार्विनवाद में आपको समझना है, सबसे पहले तो चूंकि डार्विन से संबंधित कई सारी छोटी छोटी चीजें आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि आपके एमसीक्यू में पूछ ली जाती है, आपके एक वाक्य में उत्तर जो भी आते हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डार्विनवाद से संबंधित जो डार्विन की हिस्ट्री है, डार्विन का जो इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की, तो चार्ल्स डार्विन एक बहुत ही महान जीव वैज्ञानिक थे। क्या थे? जीवों के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, जीवों के विकास की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। जैसे लेमार्क ने क्या किया, लेमार्क ने भी क्या किया, विकास के बारे में विस्तार पूर्वक बताया।
उसी प्रकार चार्ल्स डार्विन भी एक ऐसे जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों के विकास से संबंधित विस्तृत व्याख्या की। बहुत सारी बातें बताई इन्होंने कि जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले इन्होंने तो यह बतलाया कि जो मानव है और जो बंदर है, इनकी जो उत्पत्ति हुई है, यानी इनकी जो ओरिजिन हुई है, वो एक ही प्रकार के पूर्वज से हुई है। मतलब एक ही प्रकार के पूर्वज रहे होंगे, एक ही पूर्वज रहा होगा और उसी पूर्वज की संतानें हैं हम लोग बंदर और मानव। यानी हो सकता है कि वातावरण में जैसे मानव ने अंगों का लगातार प्रयोग किया और वो मानव के रूप में धीरे धीरे आदि मानव से फिर मानव में बदल गया, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि इन सब के जो पूर्वज हैं, ऐसा माना जाता है कि इनके पूर्वज जो हैं एक ही थे। और ये सबसे पहले बतलाया किसने? तो बताया चार्ल्स डार्विन ने। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने ही बताया कि बंदर और जो मानव है, इन दोनों के जो पूर्वज रहे होंगे वो दोनों एक ही थे। सबसे पहला पॉइंट तो ये नोट करना है, यही बताया सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने कि बंदर और मानव दोनों के पूर्वज क्या थे? एक ही थे। चलिए अब इसके बाद इन्होंने क्या किया 1831 में, कब? 1831 में, यानी 1831 में ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से क्या किए? स्नातक की डिग्री जो है प्राप्त किए। क्या किए? स्नातक तो आप लोग समझते हैं, स्नातक की डिग्री जो है प्राप्त किए। इसके बाद आप देखेंगे ये एक महान वनस्पति शास्त्री, उनके एक गुरु थे जिनका नाम था डॉक्टर हेंसले। क्या था? उनके गुरु का नाम था डॉक्टर हेंसले, जो कि बहुत ही बड़े उस समय के बॉटनिस्ट थे, यानी कि वनस्पति शास्त्री थे। तो ये उनके संपर्क में आए। जब उनके संपर्क में ये आए तो ब्रिटिश सरकार की अनुमति से इन्होंने क्या किया? डॉक्टर हेंसले के साथ एक विश्व सर्वेक्षण जहाज निकली, विश्व का सर्वे करने के लिए एक जहाज निकली जिसका नाम क्या था? बीगल। तो बीगल पर इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। यह पॉइंट आपको नोट करना है, बीगल। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डार्विन जिस जहाज पे बैठ करके यात्रा कर रहे थे या जैव विकास से संबंधित भ्रमण किए थे, उस जहाज का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है उस जहाज का नाम क्या था? बीगल। तो बीगल एक ऐसी जहाज थी जिस पे बैठ के डार्विन जो है विश्व सर्वेक्षण के लिए, सर्वे के लिए बाहर निकले। तो अब देखिए जब डार्विन बाहर निकले, डार्विन कब गए? 1931 में, सॉरी 1831 में। तो 1831 में क्या हुआ? डार्विन जो है डॉक्टर हेंसले के संपर्क में आए और 1831 में ही क्या हुआ? ये दोनों कहां पहुंच गए? बीगल नामक जहाज से विश्व सर्वेक्षण जहाज के लिए दोनों लोग भ्रमण में निकल गए। तो डार्विन और उनके जो गुरु थे डॉक्टर हेंसले, दोनों बीगल नामक जहाज पे बैठ के यात्रा के लिए, भ्रमण के लिए निकल पड़े। अब इसके 5 साल बाद 2 अक्टूबर 1836 को डार्विन जो है विश्व सर्वेक्षण जहाज के द्वारा वापस लौटे। 5 सालों के बाद 1831 में सोचिए बीगल जहाज पर यात्रा प्रारंभ किया, भ्रमण करना प्रारंभ किया और लौटे कब? 5 वर्ष बाद, यानी 2 अक्टूबर 1836 में। तो 1831 में गए बीगल जहाज में और लौटे कब? 1836 में। 5 साल। तो सोचिए डार्विन ने क्या किया इन 5 सालों में? इन्होंने क्या किया कि यात्रा के दौरान इन्होंने बहुत सारे पशु पक्षियों को देखा, बहुत सारे जीव जंतुओं को देखा, बहुत सारे जीव जंतुओं के जीवाश्मों को देखा, फॉसिल्स को देखा, और जो भी इन्होंने देखा उन सब का जो उल्लेख किया उन्होंने, जितने भी जीव जंतुओं को देखा और जितने भी जीवाश्मों को देखा, सबको उन्होंने इकट्ठा भी किया और जो भी उनके बारे में जाना, जो भी उनके बारे में पहचाना और जो भी उनके बारे में उल्लेख किया, इसका उल्लेख उन्होंने अपनी एक पुस्तक में किया और उस पुस्तक का नाम था कि एक प्रकृति विज्ञानी की समुद्र द्वारा विश्व की सैर। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यात्रा के दौरान इन्होंने क्या किया कि अनेक प्रकार के जीव जंतु, इसके अलावा जीवाश्मों आदि को देखा एवं एकत्रित किया। जितने भी जीवाश्म इन्होंने देखा, पेड़ पौधों को देखा और जो भी उनके फॉसिल्स देखे, जीवाश्म देखे, उनको उन्होंने क्या किया? एकत्रित किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत, मतलब यात्रा के दौरान जो जो उन्होंने देखा, ये सबको उन्होंने क्या किया? एक पुस्तक पर संकलित किया, जिस पुस्तक का नाम क्या था? एक प्रकृति विज्ञानी की समुद्र द्वारा विश्व की सैर। मतलब एक प्रकृति विज्ञानी की समुद्र द्वारा विश्व की सैर। तो आप समझ सकते हैं कि समुद्र द्वारा ही विश्व की सैर कर रहे थे और प्रकृति विज्ञानी तो थे ही। तो एक प्रकृति विज्ञानी का समुद्र द्वारा विश्व की सैर पुस्तक में इन्होंने क्या कर दिया? संकलित कर दिया। पूरा का पूरा जो यात्रा वृत्तांत किया, 5 साल तक बीगल जहाज में जो अपने गुरु डॉक्टर हेंसले के साथ इन्होंने जो भी यात्रा वृत्तांत देखा और उसका आंखों देखा वर्णन जो है इसमें इन्होंने कर डाला, किसमें? एक अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था क्या? एक प्रकृति विज्ञानी की समुद्र द्वारा विश्व की सैर। तो इसमें उन्होंने पूरा का पूरा जो भी यात्रा वृत्तांत किया उसको संकलित कर दिया। इसकी व्याख्या उन्होंने करने के लिए एक नया सिद्धांत दिया, जिसे उन्होंने क्या कहा? डार्विनवाद कहा। तो जो भी इन्होंने देखा इसके लिए इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई और उसी को हम कहते हैं डार्विनवाद, यानी कि डार्विनिज्म।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको एक चीज और याद रखना है, डार्विन से संबंधित एक और पुस्तक है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो डार्विन की एक और बुक है जिसका नाम आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डार्विन की एक और पुस्तक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो आप लिख सकते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। हिंदी से अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जातियों की उत्पत्ति। तो जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी एक पुस्तक है, मतलब जातियों की उत्पत्ति जो है, इसका इतिहास जो है आप देखेंगे तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जातियों की उत्पत्ति नामक इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम आपको याद होना चाहिए। तो जो भी 5 साल की यात्रा वृत्तांत में डार्विन ने देखा उसका वर्णन उन्होंने एक अपनी पुस्तक में कर डाला जिसका नाम क्या था? एक प्रकृति विज्ञानी की समुद्र द्वारा विश्व की सैर। और पूरे के पूरे लोगों के सामने जो भी उन्होंने 5 साल का यात्रा वृत्तांत किया उसके बारे में उन्होंने लोगों के बारे में बताया और जो भी अपना सिद्धांत दिया उसे हम कहते हैं डार्विनवाद। क्या कहते हैं? डार्विनवाद। अब एक चीज आपको और याद रखना है कि जो हमारा डार्विनवाद है इसको हम किस नाम से जानते हैं, दूसरा किस नाम से जानते हैं। मतलब एक तो हो गया डार्विनवाद, ठीक है, डार्विन का सिद्धांत है तो उसे हम डार्विनवाद कह दिए, डार्विनिज्म कह दिए, लेकिन डार्विन का जो सिद्धांत है एक्चुअल में उसको हम और किस नाम से जानते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भी आता है, आएगा आपके एग्जाम में कि डार्विन के सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं। या ऐसा भी आ सकता है कि प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि डार्विन ने दिया। तो डार्विन का जो सिद्धांत है जिसको डार्विनावाद आप कह रहे हो, तो डार्विन के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत का मतलब है कि डार्विन ने प्रकृति से बहुत कुछ मेल जोल करके विकास या इवोल्यूशन के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें बताई। डार्विन ने सबसे पहले क्या बताया कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें आपस में संघर्ष छिड़ जाता है। तो जो जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं वही जीव कालांतर में आगे सक्रिय रह पाते हैं, और जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं वो कालांतर में निष्क्रिय हो जाते हैं या कि नष्ट हो जाते हैं। चलिए अब यहां पे हम समझते हैं कि डार्विन का जो प्राकृतिक वर्णवाद है, देखिए डार्विन ने क्या किया कि विकास संबंधित जो भी मत है जिसको कि हम डार्विनवाद कहते हैं या हम कहते हैं डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद। तो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए डार्विन ने दिया था। चलिए डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद के अनुसार डार्विन ने क्या कहा कि वे जीव जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाते वो या तो नष्ट हो जाते हैं या उन प्रकृति उन्हें क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो वही चीज है, हमने आपको क्या बताया कि डार्विन ने मेन बात यही बताई कि अगर कोई जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल डाल लेता है, तो अपने आप को अगर कोई जीव वातावरण के अनुसार ढाल लिया तो वही आगे जीवित रह पाएंगे, और जो अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाया वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या प्रकृति हुई उन्हें धीरे धीरे क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। चलिए अच्छे अनुकूलन वाले जो जीव हैं वही अनुकूलित होकर के क्या करते हैं? नए जीवों का विकास करते हैं। अब अनुकूलन के द्वारा जो जीव बच गए, मतलब जिन्होंने अपने आप को वातावरण के अनुसार अडॉप्ट कर लिया, ढाल लिया, वही जीव बचेंगे और फिर वही जीव आगे चल के नए जीवों की उत्पत्ति के कारण बनेंगे, मतलब वही जीव नए जीवों को फिर क्या करेंगे? उत्पन्न करेंगे। तो इस प्रकार से डार्विन ने बताया कि अगर कोई जीव जो है अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है तो वही कालांतर में सक्रिय रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, अन्यथा जो अपने आप को वातावरण के अनुसार अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, अनुकूलित नहीं हो पाते हैं, वो कालांतर में निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए इस प्रकार डार्विन ने न केवल जैव विकास का वास्तविक अर्थ बताया बल्कि डार्विन ने बतलाया कि पृथ्वी पर जीव जातियों का विकास किस प्रकार हुआ। तो डार्विन के द्वारा दिया गया ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आपको पता होना चाहिए। तो ये है प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, मतलब प्राकृतिक के अनुसार अगर किसी ने वर्ण कर लिया, ढाल लिया अपने आप को, वही कालांतर में आगे चल के जीवित रह पाएगा, और जो नहीं ढाल पाया वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। चलिए डार्विन का जो सिद्धांत है डार्विनावाद, या आप जिसको कहते हैं डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद, ये निम्न तथ्यों पर आधारित है और ये तथ्य आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए सबसे पहला जो तथ्य है वो आपको तैयार करना है, अति उत्पादन क्षमता। डार्विन ने क्या बताया कि हर एक जीवधारी के अंदर करोड़ों की संख्या में, बहुत सारे जीवधारी ऐसे हैं जिनके अंदर करोड़ों की संख्या में नए जंतुओं को या नए शिशुओं को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, किंतु वातावरण में परिवर्तन के कारण इतने सारे वातावरण में रोग होते हैं, वातावरण में परिवर्तन होते हैं, भोजन की कमी होती है, जलवायु की कमी होती है आदि, ये सभी के सभी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से इनकी संख्या सीमित ही रह पाती है। मतलब
कोई एक पर्टिकुलर अगर जीव है तो उसके अंदर बहुत सारे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उनकी संख्या क्या रह जाती है, सीमित रह जाती है। तो देखिए, जीवधारियों में संतान उत्पन्न करने की अत्यधिक मात्रा में क्षमता होती है। कुछ जीवों में यह संख्या करोड़ों वर्षों तक होती है, मतलब करोड़ों वर्षों तक ये जीवों को उत्पन्न करते हैं। परंतु वातावरण में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है और वातावरण में बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। जीवों में भोजन की कमी होती है, बहुत जगह जलवायु की कमी होती है कहीं जगह में, इसलिए उनमें क्या होता है कि आपस में प्रतियोगिता हो जाती है। मतलब अगर कहीं पे भोजन की सीमित मात्रा है और वहां पे ज्यादा लोग हैं तो वहां पे भोजन का कंपटीशन हो जाएगा। जो खाना पा जाएंगे वही आगे जीवित रह पाएंगे, जिनको खाना नहीं मिलेगा वो बेचारे भूख से मर जाएंगे। चलिए, तो आपको आगे देखना है दूसरा पॉइंट, जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष कंपटीशन, वही है हमने क्या कहा, जीवन संघर्ष का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक एरिया है, उस एरिया में अगर मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं, अब वहां पे 100 व्यक्तियों के रहने खाने पीने की व्यवस्था है। अब अगर मान लीजिए प्रवासन हो गया कहीं दूसरी जगह से वहां पे 100 और जीवों का, तब क्या होगा, अब उस भौगोलिक क्षेत्र में 100 ही व्यक्तियों के रहने खाने की व्यवस्था है, लेकिन वहां पे 100 अगर और व्यक्ति आ गए बाहर से, तब तो भैया भोजन के लिए उनके लिए समस्या हो जाएगी रहने के लिए। तो उनमें जो बाहर से आए हैं और ये जो पहले से रह रहे थे, इनमें आपस में कंपटीशन हो जाएगा, संघर्ष छिड़ जाएगा, प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। तो अब संघर्ष में जो अपने आप को जीवित रख पाएगा, मतलब संघर्ष में जो जीत जाएगा वही आगे जीवित रह पाएगा और उन्हीं के द्वारा नए जीवों की फिर उत्पत्ति होगी, और जो संघर्ष में हार जाएंगे वो फिर निष्क्रिय हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि अत्यधिक संतानोत्पत्ति के बावजूद भी क्या होता है कि किसी सीमित क्षेत्र में भोजन, जलवायु, इसके अलावा प्रकाश, जल आदि एक निश्चित मात्रा में ही उपलब्ध होता है। अतः नए उत्पादित जीवों में क्या होता है, जीवों के जीवन के लिए आपस में संघर्ष छिड़ जाता है। तो मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं, अगर 20 व्यक्ति मान लीजिए नए अगर और पैदा हो गए, तो वहां पे अगर 100 व्यक्तियों की व्यवस्था है तो उन जो नए व्यक्ति पैदा हुए हैं उनके लिए आपस में क्या हो जाएगा, कंपटीशन छिड़ जाएगा, प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। और अगर उनको खाना मिल पाएगा, प्रकाश जलवायु मिल पाएगी, रहने की व्यवस्था अगर उनके लिए भी हो पाएगी, तभी वो आगे जीवित रह पाएंगे, अन्यथा वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो जीवन संघर्ष का मतलब यही है कि जीवों में आपस में संघर्ष छिड़ जाता है और जो संघर्ष में जीवित जीत जाते हैं, संघर्ष में जो विनर हो जाते हैं, वही आपस में आगे चल के जीवित रहते हैं और उन्हीं के द्वारा फिर नए जीवों की उत्पत्ति होती है। चलिए, तीसरा पॉइंट समझते हैं, वातावरण के प्रति अनुकूलन। वातावरण के प्रति अनुकूलन का मतलब क्या है कि वातावरण जो हमारा है वो निरंतर परिवर्तनशील है। आपको पता है वातावरण हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति में परिवर्तन तो होता ही रहता है, कभी आप देखते हैं ज्यादा छांव, कभी ज्यादा धूप, कभी आप देखते हैं ज्यादा वर्षा। तो इस प्रकार से परिवर्तन ही तो होता रहता है प्रकृति में। तो कुल मिलाकर के वातावरण के प्रति अनुकूलन तो लगातार होता ही रहता है। अब वातावरण हमेशा तो अनुकूल रहता नहीं है हर एक जीवों के लिए। जैसे किसी जीव को बरसात पसंद है, जैसे मेढकों की संख्या बरसात में आपको दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे जैसे ही अत्यधिक ठंडी आएगी, सब मेढक जमीन के नीचे चले जाएंगे, गड्ढों में दिखाई ही नहीं देंगे भैया। क्यों? क्योंकि शीत निष्क्रियता हो जाएगी। जैसे ही शीत ऋतु आती है, कुछ जीव अपने आप को निष्क्रिय अवस्था में ले जाते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं शीत निष्क्रियता। तो उसी प्रकार ग्रीष्म निष्क्रियता होती है। तो आपको याद रखना है कि जो जलवायु है, हमारा वातावरण है, ये हमेशा सभी के लिए अनुकूल नहीं होता है। तो वातावरण में चूंकि अनुकूलन होता रहता है, वातावरण में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन के साथ अगर जीव भी अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालते रहते हैं तो वही जीव आगे चल के जीवित रह पाते हैं। और जो जीव अपने आप को फिर वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाएंगे, वो जीव कालांतर में क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय रह जाते हैं। तो देखिए, वातावरण निरंतर जो है परिवर्तनशील होता है। इस परिवर्तन के अनुकूल या अनुरूप जो भी जीव अपने आप को ढाल लेते हैं या अपने आप को योग्य नहीं बना पाता है, उसमें विकृतियां जन्म ले लेती है। जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाएंगे, उनमें कई सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे और फिर वो जीव धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जबकि वही जीव केवल अपने आप को प्रकृति में आगे जीवित रख पाते हैं, जो कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये तीनों पॉइंट का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक हमारा आखिरी पॉइंट बचा है, चौथा पॉइंट। तो चलिए चौथा पॉइंट समझते हैं क्या है, नई जातियों की उत्पत्ति। डार्विन ने एक चीज और भी बताई कि अगर मान लीजिए वातावरण के प्रति अनुकूलन हो रहा है, तो अनुकूलन से पैदा हुई जो विभिन्नता होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एकत्रित हो जाती है। जैसे आप देखे हैं, आप लोगों ने पढ़ा था जनन के उद्देश्य में कि जनन के कारण जीवों का विकास होता है, जनन के कारण जीवों में विभिन्नता पैदा होती है, अब विभिन्नता से ही क्या होता है, विकास होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए किसी एक पीढ़ी में क्या हुआ, कुछ नए गुण या नए लक्षण अर्जित किए गए, उसी प्रकार ये जो नए लक्षण है, जो नई विभिन्नताएं हैं,
ये धीरे धीरे इतनी ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाती है कि जो आने वाली अगली संतान होगी वो पूरी तरह से भिन्न होगी, मतलब एक तरह से नई संतान पैदा होगी। तो आप देख सकते हैं कि डार्विन के अनुसार, डार्विन ने क्या बताया कि वातावरण के प्रति अनुकूलन से जो भी पैदा हुई विभिन्नता होती है, क्योंकि जब भी अनुकूलन होगा वातावरण में तब तब जो भी जातियां पैदा होगी उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता तो आएगी। अगर वातावरण के अनुसार मान लीजिए किसी जीव ने अपने आप को ढाला तो उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आया होगा, तभी तो उसने वातावरण को अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। जैसे मेढक अपने आप को वातावरण के अनुसार मेंटेन कर लेता है, कभी जल में रहता है कभी थल में रहता है, क्योंकि वो असमतापी है, उसके शरीर का तापमान क्या होता है, बदलता रहता है। तो पानी में जाएगा तो टेम्परेचर को अपने मेंटेन करेगा पानी के हिसाब से, बाहर जाएगा तो टेम्परेचर अपना क्या कर लेगा, कम कर लेगा, पानी में जाएगा टेम्परेचर बढ़ा लेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि नई जातियों की उत्पत्ति होती है। डार्विन ने बताया कि वातावरण क्या है, वातावरण में हमेशा अनुकूलन होता रहता है, जिसके कारण जीवों में विभिन्नता पैदा होती है और एक समय के बाद यह विभिन्नता इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़कर के एकत्रित हो जाती है जिससे एक जाति के जीव जो हैं अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं पूरी तरह से। एक समय के बाद देखेंगे आप नॉर्मली कॉमन भी एग्जांपल देख सकते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने पापा मम्मी पर बिल्कुल गए ही नहीं होते हैं, आप देखेंगे वो किसी और के ऊपर ही गए होते हैं, मतलब पापा मम्मी के लक्षण तो उसके अंदर नाम मात्र के दिखाई देंगे। तो ये वही कारण है कि वातावरण लगातार परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, जिसमें अनुकूलन से विभिन्नता पैदा होगी और विभिन्नता धीरे धीरे बढ़ जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी। कई पीढ़ियों के बाद ऐसा होता है, आमतौर पर यह चीज नहीं होती है, लेकिन कई पीढ़ियों के बाद जब विभिन्नता धीरे धीरे एकत्रित हो जाती है तो यही विभिन्नताएं जो होती है एक जाति के जीव जो है अपने पूर्वजों से पूरी तरह से भिन्न पैदा होते हैं और धीरे धीरे विभिन्नताएं भी इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ती जाती हैं कि नए जीव एक अलग जाति के रूप में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि डार्विनवाद से संबंधित मुख्य बिंदु हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा यहां पे डार्विनवाद, लैमार्कवाद पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले हमने आपको जैव विकास से संबंधित मिलर एवं यूरो का प्रयोग पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। इसके अलावा हमने आपको समजात, समवृत्ति, अवशेषी अंग और संयोजक कड़ियां क्या होती है इसकी वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड करा दी। साथ ही साथ हमने आपको एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है ना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, डिसकन्वर्जेंट यूनिवर्सन क्या होता है, तो ये हमने आपको पूरा का पूरा इसकी वीडियो हमने आपको उपलब्ध करा दी है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।